नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं आज बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट की इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। सुनवाई अब शुरू हो चुकी है और सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही आपको हम पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची, उसमें आपका नाम है या नहीं है, रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब पर अब एक कहें तो कालिख पोत दी गई है। इसको बिल्कुल ढक दिया गया है और यहां से इस कालिख को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना है। एक साथ 8 अलग अलग दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए। उनके अलावा योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनेता ये भी थे। ये गए योगेंद्र यादव के अलावा PUCL गया है और ADR गया है। सबसे पहले ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये गया था। उनके बाद ये सारे नेता अलग अलग पार्टियों के गए। कांग्रेस पार्टी से KC वेणुगोपाल गए, RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल से मनोज झा ने याचिका लगाई, उधर सुप्रिया सुले ने NCP की तरफ से याचिका लगाई, उद्धव ठाकरे गुट से भी सावंत साहब ने याचिका, अरविंद सावंत ने याचिका लगाई, DMK से याचिका लगी, उसके अलावा माले से याचिका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन वहां से दीपांकर भट्टाचार्य ने याचिका लगाई। ये सारी याचिकाएं 8 अलग अलग CPI ने याचिका लगाई। इन तमाम दलों ने याचिकाएं लगाई, PIL लगाकर यह कहने की कोशिश की आखिर ये जो काम चल रहा है वो इलीगल है, गैर संवैधानिक है, इस पर रोक लगनी चाहिए, तत्काल रोक लगनी चाहिए। और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस उज्जवल भुइयां हैं, जस्टिस जयमाला बागची हैं। ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जज हैं और ये अपना फैसला क्या देंगे ये देखना होगा। शंकर नारायणन अभी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम हम जो अभी यहां हमने शुरुआत की है ये काम हर जगह करेंगे, हम हर राज्य में करेंगे। लेकिन पहला कमेंट और क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय। और आपसे जरा यह भी समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस वक्त, कोर्ट रूम में क्या चल रहा है। राजीव जी, एक तो जस्टिस सुभाष धूलिया और जस्टिस सुभाष भुइया, माफी चाहूंगा, सुभाष धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची, इन 2 की खंडपीठ है और वहाँ ये सुनवाई चल रही है। और गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट हैं, वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसमें अभी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो तर्क दिए उनका ये कहना है कि ये गहन पुनरीक्षण एक नई प्रक्रिया है और बिहार के 7.9 करोड़ लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो अब तक किया जा रहा है वह विशेष गहन पुनरीक्षण है जो ना तो कानून में है ना ही अधिनियम या नियमों में। ये भारत के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि अगर आप 2003 की मतदाता सूची में हैं तो आपको दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक फॉर्म जमा करना होगा। अगर आप वह नया फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आप मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। बाकी लोगों को 11 दस्तावेजों से नागरिकता साबित करनी होगी। और चुनाव आयोग का कहना है कि अगर न्यायपालिका के सदस्यों और कला में निपुण लोगों, खेल आदि में महान लोगों के लिए आप उनके घर जाकर उनके फॉर्म वगैरह भर दें तो वह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। जस्टिस झुलिया ने इस पर कहा कि वे वही कर रहे हैं जो संविधान में प्रावधान है। उन्होंने फिर पूछा है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि वे वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस पर शंकर नारायण ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और उन्होंने बताया कि यहाँ जो वो उल्लंघन कर रहे हैं उसके 4 स्तर हैं। एक तो ये कि पूरी तरह से मनमाना है, भेदभावपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि इनमें किस तरह के सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। दिशा निर्देशों में कुछ खास वर्ग के लोगों को संशोधन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आने का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। उनका कहना है, यानी चुनाव का कहना है कि 2003 से पहले वालों को कोई परेशानी नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ समझ गया मैं। ये जो चल रहा है बात थोड़ा सा अपने साथियों को समझा दूं, जो साथी बाद में जुड़े, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ा अगर कहें तो बड़ी खबर यही है इस ब्रेकिंग न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेकर सुनवाई चल रही है। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर सुभाष भुइया, जस्टिस भुइया और जस्टिस बागची, ये 2 जजों की बेंच है जो इस पर सुनवाई कर रही है। और यहां पर ढेर सारे वकील हैं और ढेर सारी याचिकाएं, 11 याचिकाएं लगाई
लगाई गई हैं इसके अगेंस्ट में, एसआईआर के अगेंस्ट में, जिसमें से 8 दल हैं और 3 सामाजिक अलग अलग सोशल वर्कर्स और सोशल एनजीओ है जिसको कह सकते हैं, जैसे एडीआर एनजीओ है, पीयूसीएल एनजीओ है, ये भी इन लोगों ने भी याचिका लगाई है। और इनका कहना है कि जो इसलिए यहां पर जो रिपीटिशन जो अमलेंदु जी बता रहे हैं वो सारी बातें आप लोग न्यूज पॉइंट में और हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में सुन चुके हैं। और वहां महत्वपूर्ण बात यहां चल रही है, शंकर नारायणन इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 2003 में जो सूची बनी थी, आप कह रहे हैं कि 2000 यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि 2003 की लिस्ट वाले लोगों को भी 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं और 30 दिन का आपने समय दिया है और सबसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 2003 की सूची में आपका अगर नाम है तब भी आप फॉर्म भरेंगे और अगर उसने फॉर्म नहीं भरा तो उसका नाम कट जाएगा। कह रहे हैं यहां पर कि ये जस्टिस धुलिया ने बोला कि वो लोग वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इन्होंने कहा फिर शंकर नारायणन ने, नहीं वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए मिलॉर्ड। यहां यह बात कही जा रही है कि वो कर रहे हैं, वो लोग यानी चुनाव आयोग वाले वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। यह गैर संवैधानिक काम है। तो आर्टिकल 326 का हवाला दिया जा रहा है। आर्टिकल 326 के हिसाब से आप किसी की नागरिकता नहीं पूछ सकते और नहीं नागरिकता छीन सकते हैं। आप यहां पर इनडायरेक्ट रूप से नागरिकता पूछने, नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं। और क्या आगे चल रहा है अमलेंदु जी, जरा आगे बताइए। जस्टिस सुधुलिया कह रहे हैं कि वो वही कर रहे हैं, यहां पर सीधा वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। आगे हाँ राजीव जी, इसके आगे फिर उन्होंने सवाल पूछे का ये, और उन्होंने बताया आगे जस्टिस धुलिया को, इन्होंने अपने शंकर नारायण जी ने, कि ये जो कर रहे हैं ये सब असल में भेदभावपूर्ण है और एक कृत्रिम भेद पैदा कर दिया जिसका कानून जो है इनको इजाज़त नहीं देता है। शंकर नारायण ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है और इन्होंने सुरक्षा उपाय जो प्रदान किए हैं दिशा निर्देशों में कुछ खास वर्ग के लोगों को संशोधन प्रक्रिया के दायरे में आने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि लेकिन इसमें एक व्यावहारिक पहलू भी है। उन्होंने तारीख इसलिए तय की क्योंकि कंप्यूटरीकरण के बाद ये पहली बार था, तो इसमें एक तर्क है, आप इसे ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका कोई तर्क नहीं है। इस पर शंकर नारायण ने कहा कि वे जो भी संशोधन करते हैं उसे निर्धारित तरीके से ही करना होता है। जस्टिस धुलिया ने कहा कि वे कर रहे हैं, तो इस पर शंकर नारायण ने फिर कहा कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर जस्टिस बागची बीच में आए, उन्होंने कहा कि जो नियम और शर्तें आरओपी है उसकी धारा 21 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष संशोधन उस तरीके से कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस पर शंकर नारायण ने कहा कि वे कह रहे हैं कि 2003 से पहले नागरिकता का अनुमान आपके पक्ष में था, लेकिन 2003 के बाद भले ही आपने 5 चुनाव में वोट दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नागरिकता का अनुमान आपके पक्ष में नहीं है। इस पर जस्टिस धुलिया ने पूछा कि नियम क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग को समय समय पर गहन संशोधन करना होगा या कब करना होगा, क्या उन्हें ऐसा करना ही होगा या उन पर निर्भर है। इस पर शंकर नारायण ने बताया कि धारा 14 में संशोधन के वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को अर्हता तिथि दी गई है। इसलिए यदि वे संशोधन करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें इनमें से किसी एक तिथि को अर्हता नीति के रूप में तिथि के रूप में निर्धारित करना होगा। यानी जब आप कर रहे हो तब आपको उसकी जो पहली जो तारीख है यानी जनवरी की या अप्रैल की या जुलाई की, अक्टूबर की, उसको आपको करना होगा। और उनका कि भाई लगभग सभी राज्यों में हर साल ऐसा करते रहे हैं संक्षिप्त संशोधन। इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि क्या आप चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं। तो शंकर नारायण ने कहा कि हाँ, मैं इनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनके संचालन करने के तरीके को चुनौती। ये बहुत बड़ी बात यहां जस्टिस धुलिया साफ चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा लग रहा है जस्टिस धुलिया जो है वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन चलिए वो जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है कि उन सवालों का काट यहां पर विपक्ष की तरफ से यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या है, कैसे है। तो वही कह रहे हैं कि उनकी शक्ति पर हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी ताकत को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी उनकी ताकत यह है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो देश की सरकारें बनवा सकते हैं, सरकारें गिरवा सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है चुनाव आयोग के पास। लेकिन उनकी शक्ति नहीं, उनके कार्य करने के तरीके को हम चैलेंज कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं क्या आप, जस्टिस धुलिया ने बोला। तो इस पर साफ शंकर नारायण कर रहे हैं, मैं इसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं इसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहा हूं। यानी ये जिस ढंग से काम कर रहा है चुनाव आयोग उसको चुनौती दे रहा हूं। वो जो भी
संशोधन करते हैं उन्हें उसे निर्धारित तरीके से ही करना होता है। निर्धारित तरीका कहां है? उनका जो काम करने का तरीका है वो गलत है, ये कह रहे हैं यहां पर शंकर नारायणन सीधे यहां पर पूरी तैयारी के साथ। कपिल सिब्बल भी हैं आज कोर्ट रूम में अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, शंकर नारायणन हैं, और भी एक दो और वकील जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से यहां पर वकीलों की टोली। और दूसरी तरफ अब देखेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आएंगे अपनी बात रखने के लिए तो वो क्या बात रखते हैं। लेकिन बहुत ही मजेदार ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि ये वेकेशन कोर्ट है, ये भी जानना होगा अमलेंदु जी, ये वेकेशन कोर्ट है, ये ग्रीष्मकालीन वेकेशन कोर्ट, जिसको ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की छुट्टी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट्स में अभी भी होती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में। और वो उन छुट्टियों में भी कामकाज न रुके उसके लिए वेकेशन कोर्ट लगाया जाता है। उस कोर्ट में बेंचेज बैठती हैं, उस बेंच में, और 14 तारीख से, यानी अभी जो आने वाला 14 तारीख है, उस दिन से प्रॉपर कोर्ट का संचालन शुरू होगा। पहला सप्ताह मिसलेनियस है, जिसमें 2 दिन काम का जो है आइडेंटिफाइड काम का है, रखा गया है, बुधवार और बृहस्पतिवार को। पहला सप्ताह चूंकि बहुत सारे काम है इसलिए कामकाज को सुचारू रूप से किस ढंग से किया जाए। लेकिन लौट के आते हैं हम वहां सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस वक्त। SIR के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं उन याचिकाओं में क्या चल रहा है इस पर लौट के आते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, और क्या खबर वहां कोर्ट रूम से आ रही है आप तक, जरा ये बताइए। और यहां साफ साफ चुनाव की शक्ति, चुनाव आयोग की शक्ति को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके संचालन के तरीके को, उसके काम करने के तरीके को हम चुनौती दे रहे हैं। यहां शंकर नारायणन याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, उसके आगे क्या? हाँ राजीव, इसका मतलब साफ साफ है कि हम चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो संविधान के ने जो उसको दी है उसी के अंतर्गत उसको काम करना होगा, ये उनका कहना है। शंकर नारायण ने यह भी कहा कि अधिनियम में संशोधन के अनुसार जो UIADI द्वारा दिया गया आधार नंबर है वो प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूल अधिनियम के तहत आधार को पहचान का एक प्रासंगिक दस्तावेज माना जाता है और इसलिए पहचान के दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को हटाना अधिनियम की योजना के विरुद्ध है। शंकर नारायण ने कहा कि हाँ बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मैं ये दावा नहीं करता कि आधार उस व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रमाण है जो मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए प्रमाणीकरण का प्रमाण है जो पहले से मतदाता सूची में शामिल है। यानी जो नया शामिल हो रहा है उसके लिए आप आधार को नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले से मतदाता सूची में शामिल है उसके लिए यह पहचान का प्रमाण पत्र है। ये लेकिन अमलेंदु जी, यहां पे ये भी है कि आप नागरिकता कह रहे हैं, ले रहे हैं, या आप रेसिडेंशियल प्रूफ ले रहे हैं। बात यहां यह भी है, आप नागरिकता की पहचान करने गए हैं वहां बिहार में, या आप वहां जन्मे हैं और वहां के रह रहे हैं, वहां के निवासी हैं, ये प्रूफ करने गए हैं। ये दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। आधार कार्ड बिल्कुल लिखता है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन क्या वोटर ID बनवाना नागरिकता का प्रमाण है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि क्या वोटर ID कार्ड से आप भारत की नागरिकता साबित कर देंगे? अगर ऐसा है तो यह बता दें। तो इसलिए सवाल यहां बहुत है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें बागची ने कहा साफ साफ, पहले शंकर नारायण ने कहा कि ये जो अधिनियम है, अधिनियम में संशोधन के अनुसार जो आधार कार्ड है उसके द्वारा आधार नंबर प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है, ये कहा गया। आपने अधिनियम में संशोधन किया और इस पे बागची ने कहा, जस्टिस बागची ने, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूल अधिनियम के तहत आधार को पहचान का एक प्रासंगिक दस्तावेज माना जाता है और इसीलिए पहचान के दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को हटाना अधिनियम की योजना के विरुद्ध है। यानी आप आधार को हटा दिए हैं, ये उस अधिनियम यानी उस बिल के खिलाफ है। तो इस पर शंकर नारायण, ये पूछा गया जस्टिस बागची की तरफ से, सुभाष बागची की तरफ से, माफी चाहूंगा जयमाला बागची की तरफ से, तब शंकर नारायण ने कहा, हाँ मिलॉर्ड, ऐसा ही मैं कह रहा हूं। आगे क्या कह रहे हैं? और हाँ राजीव जी, उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा शंकर नारायण कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मतलब ये नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन ये व्यक्ति के प्रमाणीकरण का प्रमाण है जो पहले से मतदाता सूची में शामिल है। फिर उन्होंने कहा शंकर नारायण ने कि अगर 7.9 करोड़ लोग लगातार वोट दे रहे हैं और मतदाता सूची में हैं तो उन्हें हटाने का सवाल ही कहाँ उठता है। कानून उन्हें हटाने की इजाज़त नहीं देता। यानी अगर लगभग 8 करोड़ लोग मतदाता सूची में है, पहले से हैं, तो कानून उनको मतदाता सूची से हटाने की अनुमति चुनाव आयोग को नहीं देता। ये उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कानून से बाहर जाकर कर रहा है।
जी, कानून से बाहर जाके कर रहा है। इतने करोड़, 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता सूची में जो लोग हैं, शामिल हैं, उनको हटाने का आखिर आपने निर्णय कैसे ले लिया? क्योंकि ये ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं, कानूनन वो मतदाता सूची में रहने के और मतदान देने के हकदार हैं, और उसको आप हटाने जा रहे हैं, आखिर कैसे? और अगर आप हटा रहे हैं तो फिर ये गलत है, ये बात यहां पर कही जा रही है शंकर नारायणन की तरफ से। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है, जस्टिस बागची ने यह भी पूछा कि मतदाता पहचान पत्र का क्या जी, मतदाता पहचान पत्र का क्या, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर ये उनके द्वारा जारी किया गया भी है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये बता रहे हैं कि चूंकि मतदाता पहचान पत्र है जिसके पास, यहां जस्टिस बागची पूछ रही हैं कि आप बताइए कि मतदाता पहचान पत्र जिनके पास है उसका क्या होगा, आप इसके बारे में बताइए शंकर नारायणन जी। चूंकि शंकर नारायणन याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, तो यहां पर शंकर नारायणन कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 30 दिनों में हम पूरा का पूरा पूरी लिस्ट बनाएंगे, फिर से मतदाता पहचान पत्र देंगे, इसीलिए अब जब तक अब वो 0 हो चुका है। इस पर जस्टिस धुलिया कह रहे हैं और चिंता यह हो सकती है कि 2003 में मतदाता सूची में शामिल लोग अब जीवित नहीं होंगे। यह बिल्कुल सही बात कि 2003 में जो मतदाता सूची में शामिल लोग हैं वो अब जीवित नहीं होंगे, और ऐसे आंकड़े आए हैं कि लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग 2003 की मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो जीवित नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये बात यहां पर जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची जयमाला बागची और जस्टिस सुभाष धुलिया, इन दोनों ने इस बात को माना है यहां पे दोस्तों कि 2003 का जो आप आधार बना रहे हैं, या जिनके पास मतदाता सूची है ऑलरेडी, वो यानी वोटर आईडी कार्ड है, एपिक नंबर है, उसका क्या होगा? उसको भी फिर से बनवाना होगा। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दुनिया में है और फॉर्म जमा नहीं कर पाया, फिर क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर जस्टिस धुलिया ने पूछा है कि आखिर, और चिंता यह हो सकती है, चिंता जता रहे हैं कि 2003 में जो नहीं है उस लिस्ट में आखिर उनका क्या होगा। अमलेंदु जी, आगे सुनवाई चल रही है, आगे क्या चल रहा है? बिल्कुल सुनवाई चल रही है। और शंकर नारायण ने यह भी बताया, जब जस्टिस धुलिया ने 2003 की मतदाता सूची को लेकर चिंता जताई, तो उन्होंने कहा कि संक्षिप्त संशोधन के कारण मतदाता सूची में संशोधन किया गया है और जनवरी 2025 तक इसे संशोधित किया गया है। यानी कि जो चिंता है कि कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे, तो उसको संशोधित ऑलरेडी किया जा चुका है जनवरी 2025 तक। तो ये नई मतदाता सूची बनने का मसला कहां से आया, ये उनका कहना है। शंकर नारायण ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और सार्वजनिक सेवाओं आदि के क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां जो हैं, चुनाव आयोग ऐसा वर्गीकरण कैसे कर सकता है? क्योंकि हर वोट बराबर माना जाता है, यहाँ तो रानी और मेहतरानी दोनों का वोट बराबर है एक तरीके से। तो इस दिशा निर्देश का सवाल ही कहाँ उठता है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा जोर देना नहीं चाहता हूँ। कह रहे ठीक है आपने कर दिया वर्गीकरण, हम इस पर ज्यादा जोर देना नहीं चाहते। मतलब उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में इसका वर्गीकरण भी किया। यानी यहाँ साफ साफ आप क्या करते हैं उसमें वर्गीकरण किया हुआ है। जो बीएलओ आपके पास फॉर्म लेके आ रहा है, जो साथी बिहार से हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके पास अगर बीएलओ का फॉर्म आया है तो उसमें वर्गीकरण भी किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया गया है। उसको लेकर शंकर नारायणन जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी दलील पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका के सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि, चाहे वो यानी न्यायपालिका के सभी सदस्य जिसमें जजेस भी हैं, सब हैं, फिर जनप्रतिनिधि जो सोशल वर्कर हैं वो, या नेता हैं वो, कला यानी आर्ट से जुड़े हुए लोग, संस्कृति यानी कल्चर से जुड़े हुए लोग, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग, खेल से जुड़े हुए लोग और पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए लोग यानी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो इन क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां हैं। चुनाव आयोग ऐसा वर्गीकरण नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने ऐसा वर्गीकरण आखिर क्यों किया? हर वोट बराबर माना जाता है, तो इस दिशा निर्देश का सवाल ही कहां उठता है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं। ऐसा दिशा निर्देश आखिर चुनाव आयोग देने वाला कौन है? यहां से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि कौन जनप्रतिनिधि है, कौन सोशल वर्कर है, कौन सिविल सर्विसेज में है, कौन पत्रकार है, कौन डॉक्टर है, कौन आर्टिस्ट है, कौन संस्कृति कर्मी है, ये या खेल कर्मी है। ये सब अगर आप कहेंगे, इस ढंग से क्लासिफाई करेंगे तो आखिर कैसे? लेकिन फिर भी कह रहे हैं चलिए इस बात को मैं छोड़ रहा हूं। इंपॉर्टेंट यह है कि संचालन ठीक नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का
निर्वहन ठीक नहीं कर रहा, ये बातें यहां रखी जा रही हैं शंकर नारायणन की तरफ से। शंकर नारायणन जो है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं। टोटल 11 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें से 8 प्रमुख दल हैं और 8 दलों के अलावा यानी 8 राजनीतिक दल और उनके अलावा 3 जो है वो एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता में योगेंद्र यादव अलग से उन्होंने अपनी याचिका लगाई है और उसके साथ साथ पीयूसीएल ने याचिका लगाई है और याचिका एडीआर ने लगाई, जिन्होंने सबसे पहले लगाई थी, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने याचिका लगाई है। तो ये याचिकाएं बहुत कुछ यहां कहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे चर्चा यहां चल रही है। अमलेंदु जी आगे भी चल रही है बातचीत, क्या चल रही है वहां पर, दलीलें क्या पेश की जा रही है शंकर नारायण की तरफ से? जी राजीव जी, शंकर नारायण की तरफ से ये कहा जा रहा है, आप जस्टिस धुलिया ने कहा कि भाई आप जो ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने जो वर्गीकरण कर दिया है, तो इस बात को इतना आगे मत बढ़ाइए, इस सब में एक व्यावहारिक पहलू भी है और वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि इन लोगों का पहले से ही सत्यापन हो जाए। यहाँ अनुच्छेद 14 कहाँ से आता है, मुख्य मुद्दे पर रहें, मुख्य बात बताइए। तो शंकर नारायण ने कहा कि सभी याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह है कि गणना के लिए दस्तावेजों की सूची से आधार और चुनाव आयोग के पहचान पत्र को हटा दिया गया है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने इतने मतलब ये जो मुख्य मुद्दा जो है सारी याचिकाओं का ये कि आधार और एपिक कार्ड जो है उसको आपने हटा दिया है, जबकि एपिक कार्ड जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है। जी बिल्कुल एपिक कार्ड को यानी आप जो आपके पास जो वोटर कार्ड है उसको ही हटा दिया गया है, वोटर कार्ड नया बनाया जाएगा। लेकिन फिर आप जो सूची आपने जारी की है 2003 की ही सूची मान लें तो 2003 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पे अगर अभी तक आपके पास मतदाता कार्ड है तो उसको आपने क्यों जीरो कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन राजीव ये बड़ी बात हुई है। हाँ। जस्टिस बागची ने पूछा उनसे कि क्या ये सूची पूरी नहीं है, तो शंकर नारायण ने कहा कि 2020 में चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो पीठ ने पूछा कि तो क्या आधार कार्ड को सचमुच अस्वीकार कर दिया गया, हम स्पष्टीकरण मांगेंगे। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने जो कहा है राजीव जी वो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप कह रहे हैं कि आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचे कि आप आधार को अस्वीकार कर दें, और वहां जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं वहां आप कह रहे हैं कि आधार नहीं होगा। ये चुनाव आयोग का एक तरीके से राजीव जी आगे पलटना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर चुनाव आयोग पलट रहा है। उसके वकील कह रहे हैं कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। जी हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, या ये कहा जा रहा है, यानी चुनाव आयोग साफ साफ यहां पलट भी रहा है। चुनाव आयोग जो काम यहां कर रहा है उससे आने वाले समय में भारत में कह सकते हैं कि एक अलग परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि यहां से अमलेंदु जी ये हम साफ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां मेस कहा जाएगा। जी बिल्कुल। यहां पर जस्टिस धुलिया ने साफ साफ जो बातें पूछी हैं जिसका जवाब यहां पर जस्टिस बागची ने जो बातें पूछी हैं, शंकर नारायणन अपना जवाब दे रहे हैं और ईसीआई काउंसिल यानी इलेक्शन कमीशन का काउंसिल भी जवाब दे रहा है। बागची ने पूछा, जस्टिस जयमाला बागची ने पूछा है कि ये लिस्ट पूरी नहीं है। शंकर नारायणन ने कहा 2020 में चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पीठ फिर यहां पर ये दोनों जजों की बेंच जो है वो कह रही है कि तो क्या आधार कार्ड को सचमुच अस्वीकार कर दिया गया है, हम स्पष्टीकरण मांगेंगे। क्या आधार कार्ड को सचमुच अस्वीकार कर दिया गया? क्या यहां से आधार कार्ड की महत्ता जो है वो खत्म कर दी गई? क्या यहां से आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है, उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है? तो फिर तो आपका आधार कार्ड हर जगह जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तब भी चाहिए, माता पिता का भी चाहिए, बच्चे का भी चाहिए। आप 10वीं का एग्जाम देने जाते हैं तब भी चाहिए, 12वीं में भी चाहिए, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तब भी चाहिए। आपका आधार कार्ड वहां भी चाहिए जहां पर आपका अकाउंट है, आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से चाहिए, आपका आधार कार्ड हर जगह से लिंक है। डिजिटल भारत में आधार कार्ड सबसे बड़ा यहां एक उस ढंग से लेकर आया गया जहां से आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास आधार नहीं है। इसीलिए यहां पर दोनों जजों की पीठ जो है आश्चर्यचकित होते हुए पूछ रही है, यानी जस्टिस बागची और जस्टिस धुलिया, कि क्या आधार कार्ड को सचमुच अस्वीकार कर दिया गया है? हम तो स्पष्टीकरण मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। इस पर चुनाव आयोग के वकील साहब कह रहे हैं हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं साहब। हाँ, लेकिन एक बात और है राजीव जी, चुनाव के वकील ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस पर बेंच ने कहा कि ये एक अलग मामला है और गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है, यानी आपका मसला नहीं है। ये एक तरीके से चुनाव आयोग से कहा। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यहाँ तक कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहता है कि मतदान करने के लिए नागरिक होना जरूरी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या अब इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई है, यानी आप जो यहाँ नागरिकता की बात कर रहे हैं क्या इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई है? अब ये मामला आ गया, ये खुला है मामला, ये खुला है,
क्योंकि चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, मान लिया। यहां पर दोनों जजों की पीठ फिर आश्चर्यचकित होते हुए इनका कहना है ये एक अलग मामला है और इसका तय करेगा गृह मंत्रालय, उसके पास विशेषाधिकार है, यानी होम मिनिस्ट्री ये तय करेगी कि कौन नागरिक है इस देश का, कौन नागरिक नहीं है। ये आप नहीं कर सकते चुनाव आयोग साहब, आप नहीं कर सकते। इस पर चुनाव आयोग के वकील फिर कहते हैं कि यहां तक कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहता है कि मतदान करने के लिए नागरिक होना जरूरी है। अब आप नागरिकता पे आ गए, तब फिर से बेंच कह रही है, दोनों जजों की बेंच, जस्टिस बागची और जस्टिस भुइया, ये दोनों कह रहे हैं, धुलिया माफी चाहूंगा, धुलिया और बागची दोनों कह रहे हैं कि क्या अब इसके लिए बहुत देर नहीं हो गई है? सामने चुनाव है, आग लगी है और कुआं खोद रहे हैं आप। बिहार में कहावत है, भोज के समय कोहरा उपजा रहे हैं, यानी कद्दू जो दूसरी जगह कहते हैं वो गोल बड़ा सा, और उसके साथ उसकी सब्जी और साथ में पूरी खाते होंगे आप। शादी ब्याह में चलता हो, बढ़िया रहता है वो, सुबह सुबह नाश्ता में। तो वो भोज के समय आप उपजा रहे हैं, आग लग गई, कुआं खोद रहे हैं, और आप अभी नागरिकता खोज रहे हैं। कौन बिहार का नागरिक है, कौन बिहार का नागरिक नहीं है, आपकी मंशा जो है उसी में खोट है। हालांकि ये बात अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं, यहां पर किसी जज ने, किसी पीठ ने नहीं कही ये बात, इसलिए क्योंकि आपकी मंशा में खोट है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपकी मंशा जो है वहां 3-5 करने की है, आपकी मंशा वहां गड़बड़ियां पैदा करने की है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। अमलेंदु जी, आगे भी बातचीत चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आगे आई है और अब बेंच की तरफ से आई है, और बेंच की तरफ से कहा गया राजीव जी कि मान लीजिए कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने का आपका फैसला उस व्यक्ति को फैसले के खिलाफ अपील करने और उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करेगा, और इस तरह उसे जो आगामी चुनाव है उसमें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची में गैर नागरिकों के नाम ना रह जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ही ये फैसला लेते हैं, इस पर बीच में जैसे चुनाव के वकील बोले कि संशोधन प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख सकते हैं। जज धुलिया ने कहा कि आप जानते हैं कि एक बार पूरी सूची हो जाने और अधिसूचित हो जाने के बाद कोई अदालत उसे नहीं छुएगी। अब यहाँ बात चुनाव के वकील ने कहा कि हम इसे अंतिम रूप से यही चाह रहा है। हम लोग लगातार अपने प्रोग्राम्स में, खासकर न्यूज पॉइंट में, ये बात कह रहे हैं, और यही चुनाव आयोग चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम ये काम कर लें और चुनाव की घोषणा कर दें, चुनाव की घोषणा कर दें। सुप्रीम कोर्ट क्या, कोई भी कोर्ट नहीं इस मसले को छुएगा। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं, यहां बात जो है, देखिए दोनों जजों की बेंच जो है वो कह रही है कि मान लीजिए 2025 की मतदाता सूची में, यानी अभी जो आप मतदाता सूची बनाने जा रहे हैं, उसमें पहले से मौजूद व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने का आपका फैसला उस व्यक्ति को फैसले के खिलाफ अपील करने और इस सूची की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करेगा, और इस तरह उसे आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में गैर नागरिकों के नाम न रह जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक गहन प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को शुद्ध करने में कुछ भी गलत नहीं है। यानी आप जो कर रहे हैं, मतदाता सूची को सही कर रहे हैं, उसको सही करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रस्तावित चुनाव से कुछ महीने पहले ये फैसला लेते हैं, तब तो गलत है। और ये कहते कहते जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि लेकिन अगर आप प्रस्तावित चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, उस चुनाव से पहले अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, तब तक चुनाव आयोग के वकील साहब कह रहे हैं कि संशोधन प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख लेंगे। संशोधन प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, जज धूलिया कह रहे हैं। आप जानते हैं कि एक बार सूची पूरी हो जाने और अधिसूचित हो जाने के बाद कोई भी अदालत उसे नहीं छुएगी, ये बात आप जानते हैं। चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं हम इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले दिखाएंगे। अब आ गए हैं कपिल सिब्बल, अब आए हैं शंकर नारायणन के बाद कपिल सिब्बल अपनी बात रखने के लिए। शंकर नारायणन ने अपनी बात रखी, उसके बाद बेंच ने ताबड़तोड़ कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं, यहां चुनाव आयोग से चुनाव आयोग हिल गया है।
चुनाव आयोग जो ये आखिरी जो बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी चुनाव आयोग और दोनों जजों की बेंच से सवाल जवाब जो चल रहा है उसमें साफ साफ चुनाव आयोग का कहना है कि इंतजार कीजिए, हम लिस्ट बना लेते हैं, वो हम दिखा देंगे ये जो याचिका करता है उन लोगों को। इसी पर यहां पर जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि सूची अधिसूचित हो जाएगी, इसको आप अधिसूचित कर देंगे, उसके बाद कोई भी कोर्ट इसको नहीं छुएगा। आप यही चाह रहे हैं, यही करना आप चाह रहे हैं। लेकिन अब आ गए हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। क्या कह रहे हैं अमलेंदु जी? कपिल सिब्बल। हाँ राजीव जी, कपिल सिब्बल ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। कपिल सिब्बल ने एक तो पहले तंज कसा कि कृपया उनके यानी चुनाव आयोग के काम की सराहना करें। वे कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि क्या यह उनका आदेश नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे वोट नहीं देना चाहिए और जो योग्य है उसे सूची में होना चाहिए। जस्टिस धुलिया ने यह भी कहा कि इसके लिए उन्हें नागरिकता देखनी होगी क्योंकि सिर्फ नागरिक ही वोट दे सकता है। सिब्बल ने कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूँ। यानी चुनाव आयोग को यह साबित करना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या दस्तावेज है जिसके आधार पर आप साबित कर सकें कि मैं नागरिक नहीं हूं, मैं नागरिक हूं। यह साबित करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि मैं नागरिक नहीं हूं। राजीव जी, इसका मतलब चुनाव आयोग को यह साबित करना है कि आप बताइए आपके पास क्या सबूत है कि मैं नागरिक नहीं हूं। जी, ये कपिल सिब्बल अब अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील, वो कह रहे हैं कृपया उनके काम की सराहना करें। वे कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। थोड़ा तंज कसते हुए यहां पर कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी कि मिलॉर्ड, इनके काम की जरा सराहना कर दीजिए, इनके काम की तारीफ कर दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए साहब, अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको मतदाता सूची हम नहीं देंगे, आप मतदान नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया, आपके काम की हम तारीफ करते हैं, हाथ जोड़ के तारीफ करते हैं। यह बात यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं। जस्टिस धुलिया यहां कह रहे हैं क्या यह उनका आदेश नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे वोट नहीं देना चाहिए और जो योग्य है उसे सूची में होना चाहिए? ये पूछा जा रहा है जस्टिस धुलिया की तरफ से। इसके बाद जस्टिस धुलिया ने और भी कुछ सवाल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जस्टिस धुलिया का। कह रहे हैं कि इसके लिए उन्हें नागरिकता देखनी होगी क्योंकि सिर्फ नागरिक ही वोट दे सकता है। इस पर सिब्बल कह रहे हैं नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है कि मैं नागरिक नहीं हूं। यह सही बात यहां पे कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है, क्योंकि जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि उनको यह दिखाना होगा कि वो यहां के नागरिक हैं तभी वो वोटर आईडी कार्ड पा सकते हैं। तो इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास आपने मुझे मतदाता कार्ड दिया है, पहचान पत्र दिया है, अब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जिस आधार पे यह साबित हो कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। अगर इसी देश ने मुझे पहले मतदाता सूची यानी वोटर कार्ड दिया है तो उसके बाद वो ये साबित करे कि मैंने गलत कार्ड ले लिया है, मेरे साथ मैंने फर्जरी की है, मैंने यहां धोखाधड़ी की है। अगर ऐसा है तो बताइए, वरना आप साबित कीजिए कि मैं नागरिक नहीं हूं इस देश का। मैं क्यों साबित करने जाऊंगा कि मैं नागरिक हूं इस देश का? यह बात यहां पर कपिल सिब्बल ने रखी है साफ उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी मतलब जो है चुनाव आयोग की है, वो साबित करेगी उनके पास कोई दस्तावेज है वो बताएं कि साहब मैं नागरिक नहीं हूं, इसके उनके पास ये दस्तावेज है, मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं? यानी कि चुनाव आयोग को मेरी नागरिकता साबित करने के लिए अधिकार नहीं है कि मैं उससे कहे कि आप नागरिकता कीजिए। और ये खुद पीठ ने कहा कि नागरिकता तय करना जो है ये गृह मंत्रालय का अधिकार है, उसको करना है, आपका अधिकार नहीं है चुनाव आयोग से, कहा भी उन्होंने। अब कपिल सिब्बल ने जो एक और बात कही राजीव जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि बिहार सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत कम लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं। पासपोर्ट 2.5% लोगों के पास है, मैट्रिकुलेशन 14.71% लोगों के पास है, वन अधिकार प्रमाण पत्र नगण्य संख्या में लोगों के पास है, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र भी नगण्य संख्या के लोग हैं, और जन्म प्रमाण पत्र शामिल नहीं है, आधार कार्ड शामिल नहीं है और मनरेगा कार्ड शामिल नहीं है, जो कि 90% लोगों के पास है। जी, ये बहुत बड़ी बात यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप बिहार में गए नागरिकता पता करने। नागरिकता पता करनी हो तो पहले बिहार के जो आंकड़े हैं वो देख लीजिए। आप पासपोर्ट मांग रहे हैं 2.5%, हालांकि 2.4% है, 4-5 चलिए, लेकिन 2.2.5% लोगों के पास ही मात्र पासपोर्ट है।
बिहार के मात्र 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। आप पासपोर्ट से नागरिकता तय कर रहे हैं। पासपोर्ट अगर है तभी आप वोटर कार्ड बनाने की अनुमति दे रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं कि आपको वोटर कार्ड हम देंगे, आप मतदान दे पाएंगे। दूसरी बात यहां महत्वपूर्ण, मैट्रिकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी मैट्रिक पास, 10वीं पास 14.71%, यानी लगभग 15.25%, मात्र 15% भी मान लें मैट्रिक पास हैं लोग बिहार में। उसके बाद वन अधिकार प्रमाण पत्र, वो कुछ 100 लोगों के पास है। कुछ 100 लोगों के पास नगण्य है। वन अधिकार 200-250 लोगों के पास है। 200-250 लोगों के पास। निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी ईबीसी प्रमाण पत्र, जिनकी नौकरी लगी हुई है उन्हीं के पास है, नगण्य है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं के पास है, या जिनको उसका कुछ लाभ लेना है उन्हीं के पास है। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सारे प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र शामिल नहीं है। आप जन्म प्रमाण पत्र में जन्म स्थान प्रमाण पत्र कह रहे हैं, जन्म स्थान प्रमाण पत्र। आधार कार्ड शामिल नहीं है, मनरेगा शामिल नहीं है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ऐसे फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब शामिल नहीं है। और आप कह रहे हैं नागरिकता साबित कर दो। सर्वेक्षण ये कह रहा है, सर्वे ये कह रहा है, जो सर्वे अभी हुआ है। तो आखिर किस आधार पे आप यहां पर नागरिकता, और नागरिकता का अधिकार तो आपका है ही नहीं। नागरिकता तय करने का, नागरिकता साबित करने का, नागरिकता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये बात कपिल सिब्बल यहां कह रहे हैं। जी बिल्कुल। नंदू जी आगे क्या बात है? अब अभिषेक मनु सिंघवी की भी जो है एंट्री, अब आ गए अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री हो चुकी है। वो भी अपनी बात रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी? पॉइंट वाइज रख रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि एक भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित करना समान अवसर को प्रभावित करता है। यह लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार करता है। इस पर पीठ ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की और पीठ ने कहा कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। यानी कि अगर एक भी मतदाता मताधिकार से वंचित होता है तो यह लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार है। इस पर पीठ जो है वो याचिकाकर्ताओं के साथ है। यह पीठ की तरफ से, राजीव जी कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं। अभी कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे थे। कपिल सिब्बल से पहले शंकर नारायणन ने अपनी बात रखी। शंकर नारायणन ने जब बात रखी थी, ये सारे शंकर नारायणन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, 3 वकील आ चुके हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबका एक बार फिर इस बिग ब्रेकिंग में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और गुड आफ्टरनून कहता हूं, क्योंकि 12:24 और उधर सुप्रीम कोर्ट में सीधी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार में जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो पुनरीक्षण चल रहा है, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए, याचिकाओं के जरिए। और अपनी दलील की शुरुआत करते हुए शंकर नारायणन, उनके बाद फिर कुछ सवाल जवाब हुए चुनाव आयोग की तरफ से भी। चुनाव आयोग के वकील वहां खड़े थे और उसके बाद कुछ सवाल लेकर आए कपिल सिब्बल। अब सवाल लेकर आए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका साथ देते हुए जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची दोनों हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि एक भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित करना समान अवसर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको प्रभावित करता है। अगर किसी भी मतदाता को आप मतदाता सूची से बाहर करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव को, जो निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान मताधिकार का जो अधिकार है, उससे आप वंचित करेंगे। यह करता है, यह लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार है। लोकतंत्र के ऊपर, उसके बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार है। यह बात यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। इसके बाद दोनों जजों की पीठ ने कहा कि हम इस बात पर आपके साथ हैं सिंघवी जी। इस पर सिंघवी जी ने कहा कि इसे चुनाव केंद्रित क्यों बनाया जाए, इस पूरे मामले को चुनाव केंद्रित क्यों बनाया जाए, वाई टू मेक इट इलेक्शन फोकस्ड। यहां पर आप इलेक्शन फोकस्ड बना दिए हैं। अभी सामने चुनाव है, वही आग लगी है, कुआं खोद रहे हैं आप पानी के लिए। आप पहले से अपने बिल्डिंग के आसपास फायर ब्रिगेड या आग से बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? और यहां पर वही हो रहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और आप 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक आप यही काम करेंगे। कितने लोग वंचित रहेंगे? एक भी मतदाता ना छूटे, ये बात आप ही कह रहे हैं। एक भी मतदाता न छूटे। और लेकिन दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हैं? मतदाताओं को मत देने के अधिकार से आप बाहर कर रहे हैं।
ये बात यहां पर कही जा रही है और इसमें साथ देते हुए दोनों पीठ कह रही है, दोनों पीठ कि हम आपके साथ हैं। अमलेंदु जी, आगे भी चर्चा जारी है, दलीलें पेश की जा रही हैं। बिल्कुल राजीव जी, आगे भी दलीलें दी जा रही हैं। और सिंघवी साहब से जो जस्टिस बागची जो हैं, उन्होंने कहा कि धारा 21 की उपधारा 3 जो है वो समय विशिष्ट नहीं है और इसमें निर्धारित तरीके शब्द शामिल नहीं है, इसमें जैसा उचित समझा जाए शब्द शामिल है। हमारा प्रश्न यह है कि क्या यह चुनाव को कुछ हद तक उचित अवसर प्रदान कर सकता है। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मताधिकार से वंचित किया जा सके। ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो धारा 21 की उपधारा 3 है, यानी जो सबमिशन 3 ऑफ सेक्शन 21 जो है वो ये है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है जिसमें निर्धारित तरीके शब्द शामिल किया गया है, निर्धारित तरीके से, जिसमें जैसा उचित और उचित समझा जाए शब्द शामिल है। निर्धारित तरीके से जैसा उचित और उचित समझा जाए, जैसा उचित समझा जाए ये शामिल है। यहां पर जस्टिस बागची ने पूछा है कि हमारा प्रश्न ये है कि क्या ये चुनाव आयोग को कुछ उचित अधिकार दे सकता है, क्या उचित अधिकार दे सकता है चुनाव आयोग को कि आप पुनरीक्षण कर लीजिए। ये सवाल यहां पूछ रही हैं मैडम जॉयमाला बागची। तो यहां पर जस्टिस जॉयमाला बागची पूछ रही हैं, सर माफी चाहूंगा, सर हैं और जॉयमाला नाम से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन जॉयमाल्या हैं, माल्या बागची। तो जस्टिस बागची ने पूछा, तो इस पर कह रहे हैं सिंघवी कि यह तरीका ऐसा हो सकता है जिससे मताधिकार छिन जाए। क्या यह तरीका ऐसा हो? नहीं होना चाहिए। यानी यह तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मताधिकार ही छीन लें, आप वोटर आईडी कार्ड छीन लें, कल को कहें कि आप नागरिक भी नहीं हैं। नागरिकता साबित करने का अधिकार जो है, हम नागरिक नहीं हैं, आपने पहले कार्ड दे दिया, आप कह रहे हैं कि आप नागरिकता साबित कर दो। ये सारी बातें यहां कही गई, सारी बातें पूछी गई यहां पर और लगातार चर्चा जारी है, दलीलें पेश की जा रही हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी बताएंगे। अमलेंदु जी सीधे न्यूज यहां हम जो ब्रेकिंग कर रहे हैं इसमें वहां कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, आगे अभिषेक मनु सिंघवी की दलील ने। हाँ राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी की अभी दलीलें चल रही हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो अपनी दलीलें रख रहे हैं और उनसे जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने जैसे पूछा कि भाई ये जो धारा इसकी सेक्शन 21 की जो सब सेक्शन 3 है, इसमें ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है और ये इसमें कहीं भी शब्द नहीं किया है कि प्रेस्क्राइब मैनर में हो। इसमें शब्द जो इस्तेमाल किया गया है कि एज इट डीम्स फिट एंड प्रॉपर, यानी जैसे ही ये फिट और प्रॉपर दिखाई पड़ता है उस तरीके से हो। तो क्या ये, हमारा सवाल ये है कि क्या ये चुनाव आयोग को इसमें कुछ रीजनेबल तरीके से खेलने की अनुमति नहीं देता है? इस पर जो सिंघवी ने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि हाँ बिल्कुल देता है, लेकिन ये तरीका ऐसा नहीं हो कि आप इससे किसी की नागरिकता छीन सकें। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो सेक्शन 21 की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए है। कुछ अलग अलग जो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र है उसके लिए है, और ये सबके लिए नहीं है कि पूरे बिहार में कर दीजिए। आपको अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है, किसी संसदीय क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको लगता है, किसी कंस्टिट्यूएंसी में लगता है कि अगर वहां कुछ गड़बड़ियां हैं, हमने कुछ कार्ड वार्ड बनाए, वो गड़बड़ कार्ड बन गया है, तो उसके लिए आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में कर दें, 30 दिन तक हाहाकार मचा दें, वो भी बरसात के समय हाहाकार बिहार में ऐसे ही मचता है। पहले हुआ राजीव जी इसी तरीके का, असम में हुआ था और जिस समय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ था, लेकिन वो उपचुनाव होना था एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था जी। तो यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर सकते हैं, आप पूरे राज्य में कर देंगे, पूरे देश में कर देंगे, ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है ये मसला आएगा राजीव जी आगे जब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यहाँ सेक्शन 21 की जो उपधारा 3 है उसको लेकर बातचीत चल रही है और उसमें साफ कि वहां कहा गया है, ये बात ये भी जस्टिस बागची ने यहाँ पर कही है, अपनी बात रखी है। बागची का कहना है कि ये जो धारा 21 की उपधारा 3 जो समय विशिष्ट नहीं है और इसमें निर्धारित जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो लिखा गया है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर शब्द जो है उसको लेकर, और एज इट डीम्स फिट और प्रॉपर, ये जो बात कही गई है, ये दोनों शब्दों के लिए यहां पर जैसा उचित समझा जाए और निर्धारित तरीके, एज प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये 3 शब्दों को लेकर यहां बात चल रही है। ये है धारा यानी सेक्शन 21 की उपधारा यानी सब सेक्शन 3, उसकी बात चल रही है और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यहां पर आप किसी स्पेशल
कंस्टिट्यूएंसी को लेकर कर सकते हैं, पूरे राज्य को लेकर नहीं कर सकते। और इसीलिए यहां पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि यह तरीका ठीक नहीं है कि आप मताधिकार ही छीन लें, आप मत देने के अधिकार को ही छीन लें, वोटर कार्ड ही छीन लें। आप 2003, फिर वही बात आ जाती है कि 2003 की लिस्ट आप बता रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 2003 की लिस्ट में जिसके जिसके नाम हैं उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे 7 करोड़ 90 लाख 7.90 करोड़ मतदाता जो हैं उनको फॉर्म भरना होगा। रोज शाम को एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है चुनाव आयोग और कहता है कि आज 50% हो गया, कल 60% हो गया, अब 15 दिन में हमने इतना कर लिया, तूफान मचाकर रख दिया। ये सारी बातें चुनाव आयोग कहता है, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा है कि उस बिहार के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, जिन लोगों से आप नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से आप यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं कि नागरिकता आप छीनना चाह रहे हैं। क्या वहां पर और कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये भी। लेकिन सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट में और 2 जजों की बेंच, जस्टिस दुलिया और जस्टिस बागची, ये दोनों जजों की बेंच जो है वो इस बार ये ग्रीष्मकालीन यानी कि वेकेशन बेंच है जो सुनवाई कर रही है। और यहां पर चर्चा में शामिल 3 वकील ऑलरेडी, एक वकील शंकर नारायणन अपनी बात कर चुके, वह दूसरे वकील कपिल सिब्बल अपनी बात रख चुके, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी आगे क्या चल रहा है? हाँ जी, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं और उनसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया से आप मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और शब्द अंतिम मतदाता सूची है, यानी अंतिम मतदाता सूची शब्द है जहां कहा गया कि चुनाव आयोग को या उपयुक्त जो लगता है। लेकिन महोदय इसकी कोई सुखबहाट नहीं हुई। तो इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि एक नियम कहता है कि मौखिक सुनवाई भी उसकी एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और उनकी गहन प्रक्रिया भी हो सकती है। सिंघवी ने कहा कि यह सब सामूहिक रूप से होता है जहाँ सभी को निलंबित त्रिशंकु अवस्था में रखा जाता है और यह एक छलावा है, यानी ये एक फ्रॉड है, एक तरीके से कहा जाए। ये एक फ्रॉड है। अंतिम सूची की बात हो रही है और इसको सिंघवी खारिज कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये फ्रॉड है। और खुद राजीव जी पीठ कह चुकी है चुनाव आयोग से कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फिर कोई इसको छुएगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोर्ट इसे छुएगा नहीं। लेकिन यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण, सिंघवी ने पहले कहा था इसे चुनाव केंद्रित क्यों बनाया जाए, इसे चुनाव केंद्रित आपने फोकस्ड, इलेक्शन फोकस्ड क्यों बना रहे हैं? चुनाव से पहले ये हुआ है और इसी चुनाव को लेकर क्यों कह रहे हैं आप, इसी चुनाव को लेकर अभी ये काम क्यों कर रहे हैं? ये बातें यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील पेश की जा रही है। कोर्ट नंबर 1 में इसकी शुरुआत हुई, 11:30 बजे से सुनवाई की शुरुआत हुई है। लगभग 1 घंटा से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और सुनवाई चल रही है। अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेकर, बिहार में SIR को लेकर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो चल रहा है बिहार में, उसके खिलाफ 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। 11 याचिकाओं में 8 दल हैं और 3 गैर दलीय संस्थान हैं, जिसमें 2 NGO हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और 2 NGO जिसमें एक PUCL है और दूसरा ADR है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर नजरें रखता है और चुनाव की प्रक्रिया अपने यहां अच्छे ढंग से हो, उसका अनुपालन हो, उनके कार्यों का चुनाव आयोग भी करे और पार्टियां भी करें, ये सारी चीजें पर ध्यान केंद्रित रखता है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ADR, PUCL और साथ में योगेंद्र यादव, इनके अलावा कांग्रेस पार्टी, RJD, फिर DMK, समाजवादी पार्टी, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अलावा NCP, जो शरद पवार गुट है, और इनके अलावा CPI, ML, CPI, ये 8 हैं टोटल। ये 8 दल अभी अपनी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में है। टोटल 11 याचिकाएं और उसमें 4 प्रमुख रूप से जो वकील हैं वो यहां पर अपनी बात रखते हुए अभी तीसरे नंबर के वकील आए हुए हैं, शंकर नारायणन के बाद कपिल सिब्बल और उनके बाद सिंघवी जी। सिंघवी के बाद अभी देखते हैं कौन आते हैं। एडवोकेट शादान फरासत की अब एंट्री हो गई है राजीव जी। जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शादान फरासत, और उन्होंने कहा है कि उनका कहना, यानी चुनाव का कहना है कि 98% फॉर्म जमा कर दिए गए हैं।
ये कहा सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई नाम हटाया जाता है तो वह धारा 21B के अधीन होगा। मान लीजिए कि ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ नाम है और 3 करोड़ मतदाताओं के तर्क हटा दिए गए हैं, तो आपका तर्क है कि अंतिम सूची तैयार होने से पहले इन सभी की सुनवाई होनी चाहिए। हम इस बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि 21A के लिए लिखित आपत्ति जरूरी है? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जाए राजीव जी, कि अगर मान लीजिए अंतिम मतदाता सूची जो तैयार होती है उसमें से ड्राफ्ट जो तैयार होता है 7 करोड़ नाम है, उसमें से 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, तो आपका तर्क है कि ऐसे अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले सभी की सुनवाई होनी चाहिए। हम इस बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राजीव जी। जी बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ अब चौथे वकील की एंट्री हो गई। नाम क्या आपने बताया? शादान फरासत। सादाम फरासत जी। और ये अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ पर अब चौथे वकील की याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनकी एंट्री हुई है और जिसमें वो सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और अब जो इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि शादान फरासत ने अपनी बात रखी है। शादान फरासत भी 21A को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात, बेंच जो है अपनी बात यहां पर वहां सवाल पूछ रहा है। पहले शादान फरासत कह रहे हैं कि उनका कहना है 98% फॉर्म हमने जमा कर दिए हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचा दिए हैं। इस पर बेंच कह रही है कि अगर कोई नाम हटाया जाता है तो वो धारा 21B के अधीन होगा। मान लीजिए कि ड्राफ्ट सूची जो आती है उसमें 7 करोड़ नाम हैं और 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बेंच कह रही है, आपका तर्क यह है, आपका तर्क है कि अंतिम सूची तैयार होने से पहले इन सभी की सुनवाई होनी चाहिए। हम इस बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि 21A के लिए लिखित आपत्ति जरूरी है? ये यहां पर पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या आपको लगता है कि 21A के तहत लिखित आपत्ति जरूरी है? 21 जो सेक्शन 21 है उसको लेकर यहां बातचीत चल रही है। उसमें जो याचिकाएं, उन जो याचिकाओं पर अभी चर्चा चल रही है उसमें अब माफी चाहूंगा, शादान फरासत जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 98% फॉर्म BLO के जरिए लोगों तक पहुंच गए हैं। ये इनका दावा है, चुनाव आयोग का दावा है। और अगर ऐसा है और नाम, तो इसीलिए यहां पर बेंच कह रही है, दोनों जजों की बेंच, जस्टिस बागची और जस्टिस धुलिया, इन दोनों की बेंच ये कह रही है कि अगर मान लीजिए 7 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए तो फिर क्या होगा? क्या वो लोग आएंगे? पूछेगा चुनाव आयोग से, हम पूछेंगे। ये सारी बातें यहां पर पूछी जा रही हैं। टेक्निकल पहलू को जरा बेंच समझते हुए ये लग रहा है हमने। हाँ जी जी बिल्कुल राजीव, टेक्निकल पहलू बेंच जो पूछ रही है और सारी चीजें बेंच ये कंफर्म करना चाहती है कि आखिर आपत्तियां क्या हैं, चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं, चुनाव आयोग अधिकार से बाहर जाकर क्या कर रहा है और जो चुनाव आयोग करेगा उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस पर भी शायद बेंच जो है वो विचार कर रही है, क्योंकि तभी वो पूछ रहे हैं कि मान लीजिए भाई ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली कि अगर ये अपनी ड्राफ्ट जो अंतिम मतदाता सूची का लाते हैं और उसमें अगर 7 करोड़ में से 3 करोड़ बाहर निकाल दिए जाते हैं तो क्या सबकी सुनवाई होगी 3 करोड़ की? जी ये सवाल, यानी बड़ा एक सवाल हो गया कि आप आधे से ज़्यादा मतदाताओं को आप निकाल कर अगर लगभग आधे को आप बाहर कर दे रहे हैं तो होगा क्या? ये मतलब एक तरीके से सवाल किया जा रहा है अदालत की तरफ से। जी, अदालत की तरफ से ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि मतदाता सूची में से अगर नाम हटा दिए गए तो फिर वो जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? सिंपल शब्दों में अगर कहें तो सिंपल शब्दों में यही है, वो क्या करेंगे? वो कोर्ट आएंगे, कोर्ट में सुनवाई से पहले आप अगर वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो फिर क्या होगा? कोर्ट भी उसमें अपनी दखल नहीं दे सकता है। ये सारी चीजें यहां पर कही जा रही हैं। जो लूप होल्स हैं उनको भी यहां पर इंगित किया जा रहा है, यहां दिखाया जा रहा है कि ये खामियां हो सकती हैं, ये अच्छाइयां हो सकती हैं। टेक्निकल पहलू, संवैधानिक पहलू को जांचने परखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर 11 याचिकाओं पर सुनवाई और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई चल रही है, जिसमें बिहार में मतदाताओं के पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। लेकिन गहन पुनरीक्षण के तहत आप गहन रूप से कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, इसकी जांच कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ साफ साफ कहा है कि नागरिकता जांचने का अधिकार आपका हमारा नहीं है। नागरिकता जांचने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री का है और वो विशेष अधिकार उनके पास है। इसके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आधार की बात भी आई, आधार को लेकर साफ साफ कहा गया कि अगर आधार कार्ड को आप अमान्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो फिर आधार कार्ड का आगे क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल आ जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो आधार कार्ड को कैसे आप अमान्य करेंगे? वही कार्ड जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है, लोगों के पास बिल्कुल इंटेंसिव ड्राइव चलाकर
आपने आधार कार्ड बनवाया और उसको कई चीज़ों से जुड़वाया आपने, और आज कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी वैलिड नहीं है। जिस आधार कार्ड के नाम पर के बेस पर आप पासपोर्ट बनवाए, जिस आधार कार्ड के बेस पर आपके पास ज़मीन खरीदने के कागजात हैं, आपके वन अधिकार हैं और भी मनरेगा जॉब कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उसी आधार कार्ड को आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन न मनरेगा जॉब कार्ड को आप मान रहे हैं, न ही आप वन अधिकार को तो मान रहे हैं, लेकिन पेंशन है, उसके अलावा पैन कार्ड है, ऐसे तमाम दस्तावेजों को आप नहीं मान रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर लगातार चर्चा यहां पे हो रही है, और 4 वरिष्ठ वकीलों ने यहां पर अपनी बात रखी है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजों की बेंच है, जस्टिस बागची और जस्टिस धुलिया, ये दोनों सवाल पे सवाल कर रहे हैं। अमलेंदु जी, और आगे क्या चल रहा है? अब राजीव, फिर से अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री होती है और अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हैं कि बिना ये माने हुए कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और किसी को आकर दिखाना होगा कि वो नागरिक है। इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि एक बार अनुच्छेद 326 के तहत भी नागरिकता ही वह मुख्य मानदंड है जो आपको मतदाता बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिंघवी ने कहा कि नागरिकता पूरी तरह से अलग प्रक्रिया के तहत आती है। किसी को आकर यह दिखाना होगा कि वह एक अलग प्रक्रिया के तहत इसे प्राप्त कर रहा है और दस्तावेज दिखाने होंगे। फिर आधार आता है जिसे वैध माना गया था और 9 जजों की बेंच ने इसको बरकरार रखा था। पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है। फिर एक संवैधानिक संस्था कहती है कि आधार नहीं माना जाएगा। जी, ये कहाँ का सिद्धांत है? इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल 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 पूरा देश पागल हो जाता है। पागल मतलब कि पूरे देश में अफरा तफरी का आलम आप फैला देते हैं। आप कहते हैं आधार बनवाओ, आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड के बिना आपका अकाउंट तक नहीं खुलेगा। आपको बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है तो आधार है और आधार चाहिए, और अगर आधार नहीं है तो केवाईसी नहीं होगा, आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आधार नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, वहां भी आधार चाहिए, स्कूल में भी आधार चाहिए, हर जगह आधार चाहिए। फिर यह हुआ कि आधार में तो बायोमेट्रिक आपके हैं, आंखों की पुतलियां ली गई हैं, 5 उंगलियां ली गई हैं, इससे आइडेंटिटी आपकी होगी, वो फिर उसमें कुछ फर्जरी हो जाए तो इसलिए उसमें आप मास्क्ड आधार नंबर आप चलाने लगे। सब कुछ आपने किया, और आज एक संस्था आती है, एक संस्था कह रही है, सरकार कह रही है कि आधार बनवाओ, दूसरी आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संस्था, वो कह रही है कि आधार मान्य नहीं है। तो आखिर करना क्या चाहते हो? ये बात यहां कपिल सिब्बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछी है। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? यहां कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल राजीव, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से नागरिकता को जांचने का एक प्रयास है। यानी चुनाव आयोग जो कर रहा है वो आदमी की नागरिकता जांचने का प्रयास कर रहा है और उसको ये अधिकार नहीं है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। मतलब जो उनका कहने का तर्क हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी का, वो ये है कि ये नागरिकता जांचने का प्रयास कर रहा है और जो इसके अधिकार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कपिल सिब्बल की फिर एंट्री हो गई है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पूरी तरह से आप नागरिकता की जांच कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, आप जो बातें कह रहे हैं शैडो है वो सारी चीजें, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी रूप से आप नागरिकता, सिटीजनशिप की जांच कर रहे हैं आप। अब कपिल सिब्बल की एंट्री हुई है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। अगर किसी को इसे चुनौती देनी है तो मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, और अगर कोई प्रवासी राज्य से बाहर का है तो उसे आकर यह फॉर्म भरना होगा, और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा? यह प्रक्रिया पूरी तरह से भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह साफ साफ यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। आजाद भारत में पैदा हुआ हूं। 1947 के बाद 50 में भारत गणराज्य बन गया। आप जानते हैं संविधान अंगीकार किया हमने, ये सारी चीजें उसके बाद, इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं 50 के बाद पैदा हुआ हूं, भारत का नागरिक हूं। हम भारत के लोग, भारत के जो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां, और उसको यहां संविधान के पहले प्रस्तावना को सामने रखते हुए यहां कपिल सिब्बल अपनी बात कह रहे हैं अगर किसी को इसे चुनौती देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं तो मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। अगर आप चुनौती देना चाहते हैं तो मुझे यह जानकारी दीजिए कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। और अगर कोई प्रवासी राज्य से, दूसरे राज्य से, यानी बाहर का है,
तो उसे आकर यह फॉर्म भरना होगा और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से भारतीय चुनाव आयोग के इंडियन इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। यह आप कर क्या रहे हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने एक बड़ी जबरदस्त दलील यहां पेश की है अमलेंदु जी, जबरदस्त दलील है। अब आगे भी कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई अगर आप मुझको चुनौती देते हैं मेरी नागरिकता को जो भी है, तो आपके अधिकारी को मेरे घर जाकर सत्यापन करना होगा। बिहार में 1 करोड़ लोग प्रवासी हैं और अगर कोई प्रवासी राज्य से बाहर का है तो उसे आकर फॉर्म भरना होगा और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यानी ये उसको अधिकार संविधान ने नहीं दिया। इसमें एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जो है उनकी भी एंट्री होती है और एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जो है वो भी सीनियर एडवोकेट है। वो कहती हैं कि यह स्क्रीनिंग केवल हाशिए पर पड़े लोगों के लिए है, केवल गरीब और हाशिए पर पड़े लोग ही प्रभावित होंगे। एक बार जब मैं सूची से बाहर हो जाऊंगी तो आप मुझे विदेशी न्यायाधिकरण में भेजने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से बहिष्कार है, ये उनका वृंदा ग्रोवर का कहना है। बिल्कुल, यहां पे और भी कह रही हैं, वृंदा ग्रोवर भी आ गई और याचिकाकर्ताओं की तरफ से मुझे लगता है शायद पीयूसीएल की तरफ से आई हैं, पीयूसीएल की तरफ से आई हैं और वो कह रही हैं ये नागरिकता जांच है जो गरीबों और प्रवासियों को बेहिसाब निशाना बना रही है। आप नागरिकता की जांच कर रहे हैं, आप छलावे में रख रहे हैं लोगों को। यहां आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 पूरी तरह लागू होता है। गरीबों और प्रवासियों के पास यह दस्तावेज नहीं है और उनके अपने आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। यह कोई साधारण नागरिकता जांच नहीं है, यह कमजोर वर्गों के लिए है। अनाथ बच्चे ये कहां से दस्तावेज लाएंगे? अनाथ बच्चे जो हैं जिनके मां बाप नहीं, वो कहां से ये दस्तावेज लाएंगे? वृंदा ग्रोवर की एंट्री होती है, वरिष्ठ वकील हैं वृंदा ग्रोवर और वो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये 5वीं वकील जो साफ साफ कह रही हैं कि आखिर जो अनाथ बच्चे हैं वो कहां से लाएंगे? कहां गया आपका अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है और गरीबों और प्रवासियों को आप बेहिसाब निशाना बना रहे हैं। गरीबों को, प्रवासियों को जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनसे आप कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता का लेके आइए, इतने कम समय में वो कहां से लाएंगे? ये सारे सवाल यहां रखे जा रहे हैं वकीलों की तरफ से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है और संवैधानिक रूप से भी, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी ये आप गलत कर रहे हैं। ये बात साफ साफ यहां रखी जा रही है। अब दोनों जजों की बेंच आगे क्या कहती है ये देखा जाएगा, लेकिन दलील पे दलील पेश की जा रही है। कपिल सिब्बल भी आए, अभिषेक मनु सिंघवी भी आए, वृंदा ग्रोवर आई और इनके अलावा शंकर नारायणन आए, शादाब फरासत भी आए, शादाब फरासत आए। ये तमाम वकील जो हैं, वरिष्ठ वकील यहां पर आए और अपनी बात रख रहे हैं। आगे क्या चल रहा है? अब राजीव जी आए हैं अब चुनाव आयोग की तरफ से, सीनियर एडवोकेट हैं राकेश द्विवेदी, और राकेश द्विवेदी ने अपनी जैसी बहस शुरू की, अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो जस्टिस धूलिया ने उनसे 3 सवाल पूछे और कहा कि 3 सवाल हैं। पहला कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा है वह लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यह केवल चुनाव की शक्तियों का मामला नहीं है बल्कि अपनाई गई प्रक्रिया का भी मामला है। तीसरा, अगला प्रश्न समय का है। अब इस पर द्विवेदी साहब कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने का संस्था का अधिकार नहीं है तो क्या कोई दूसरी संस्था बनानी होगी, खासकर अनुच्छेद 324 के बावजूद? यह अपना तर्क है उनका, राकेश द्विवेदी जो मतलब ये जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं। राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील हैं, चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं और वो सवाल रख रहे हैं। वो लेकिन उनसे पहले वो जो सवाल रखे हैं उनसे पहले जस्टिस धूलिया ने कहा आपको 3 बातों का जवाब देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है, मतदान का अधिकार। लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो मतदान का अधिकार है। वे न केवल चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं बल्कि प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। 3 सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं और प्रक्रिया जो आप पूरी की पूरी प्रोसेस आपका वो है प्रोसीडिंग उसको भी, और तीसरा जो है वो है टाइम। ये 3 है, आपके अधिकार क्या हैं, आपका प्रक्रिया क्या है, काम करने का तरीका क्या है और आपके पास समय
जो है इन तीनों चीजों को चुनौती दे रहे हैं याचिकाकर्ता। और यहां पर 11 जो अलग अलग याचिकाकर्ताएं आए हैं, याचिकाएं आई हैं, और उनके वकील यहां जो बात कर रहे हैं उसमें ये 3 ही है। जस्टिस धुलिया ने कहा कि साफ साफ इन तीनों चीजों का जवाब आप दीजिए। इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा है, क्या कुछ कहा है जरा बताइए चुनाव आयोग की तरफ से। हाँ राजीव, चुनाव की तरफ से राकेश द्विवेदी जी उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची तैयार करने और उसे अपडेट करने का अगर अधिकार नहीं है तो क्या कोई दूसरी संस्था बनानी होगी, खासकर अनुच्छेद 324 जो है उसके बाद जो है ये क्या इस तरीके से करना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप 2 जगह पर मतदाता नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्यवेक्षण वगैरह तो है ही, लेकिन उनका तर्क है कि पुनरीक्षण सारांश नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो विशेष रूप से गहन है वगैरह वगैरह। यानी ये सिर्फ मतदाता का पुनरीक्षण नहीं है, आपके सिर्फ पुनरीक्षण पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं कुछ विशेष तरीके का, आप नए तरीके से बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आप नया कुछ कर रहे हैं, नई मतदाता सूची बनाने का काम कर रहे हैं, नए सिरे से आप नागरिकता एक तरीके से कहा जाए उसको कर रहे हैं। ये एक तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर द्विवेदी ने यानी राकेश द्विवेदी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि मतदाता सूची तैयार करना, उस पर पूरा नियंत्रण और पूरी निगरानी चुनाव आयोग के पास है। समय के साथ इसमें संशोधन आवश्यक है, संशोधन की आवश्यकता है। एकमात्र प्रश्न शक्ति के मतलब इनकी ताकत के प्रयोग के तरीके के बारे में हो सकता है। यहां पर 3 बातें कि मतदाता सूची तैयार करना हमारा काम है, उस पर नियंत्रण और पूरी निगरानी चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो 3 सवाल पूछे गए थे जस्टिस धुलिया की तरफ से, उन तीनों सवालों का जवाब दे रहे हैं कि मतदाता सूची तैयार करना हमारा काम है, उस पर पूरा नियंत्रण हमारा रहना चाहिए, पूरी निगरानी हमारी रहनी चाहिए। ये है समय के साथ इसमें संशोधन आवश्यक है, समय के साथ हम संशोधन कर रहे हैं, ये भी है। एकमात्र प्रश्न हमारी ताकत, हमारी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में हो सकता है। यहाँ पर जो तीसरा सवाल है कि हमारी शक्ति और हमारी ताकत और उसको कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस पर हो सकता है। इस पर जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि ये जो याचिकाकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि आप जो पुनरीक्षण कर रहे हैं, जो आप अभी पुनरीक्षण कर रहे हैं, वो ना तो संक्षिप्त संशोधन है और न ही गहन संशोधन है, बल्कि एक विशेष गहन संशोधन है जिनका उल्लेख पुस्तक में नहीं है। और अब आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं वो नागरिकता है। बिल्कुल, और अब आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं वो नागरिकता है। वो कानून में नहीं है आपके लिए, और वो आपके कानून में नहीं है। ये भी कहा है कि वो पुस्तक में नहीं है, वो किताब में नहीं है, कानून की किताब में नहीं है, संविधान में नहीं है। ये बात यहां पर कही जा रही है जस्टिस धुलिया की तरफ से कि आप तो बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं और आखिर में आप आकर नागरिकता यहां पर तय कर रहे हैं। नागरिकता तय करना, नागरिकता की पहचान करना, कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, यह आपका काम नहीं है। आपका काम चुनाव करवाना है, चुनावी प्रक्रिया का पालन करना, अनुपालन करना है, संशोधन करना है, निरीक्षण करना, ये सारी चीजें हैं, लेकिन नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है, जस्टिस धुलिया ने कहा है। इसके बाद राकेश द्विवेदी आए हैं फिर। जी हाँ, बिल्कुल राकेश द्विवेदी फिर आए हैं। और फिर राकेश द्विवेदी जो राजीव जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है उसका सीधा जो रिलेशन है वो मतदाताओं से सीधा संबंध है। हाँ, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हाँ, जिसका मतदाता से सीधा संबंध है, जिसका ये बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, मतदाता से सीधा संबंध है। आप कार्ड बना के देते हैं मतदाताओं को, वो किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का ना तो कोई इरादा रखता है और न ही कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए। ये अपनी बात यहां बहुत ही स्लाइटली, बहुत नॉर्मली, बहुत पोलाइटली यहां पर अपनी बात रख रहे हैं राकेश द्विवेदी। ये साफ दिख रहा है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग यहां बैकफुट पर है। चुनाव आयोग के ये सेंटेंस वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील हैं राकेश द्विवेदी, जो चुनाव आयोग की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, इस पूरे जो उन्होंने कहा है इस वक्तव्य को सुनिए। हाँ, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मतदाता से यानी वोटर से सीधा संबंध है। ठीक है, वो किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का न तो कोई इरादा रखता है और न ही कर सकता है। अब तक की, जब तक की, माफी चाहूंगा, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, जब तक कि कानून के द्वारा ऐसे प्रावधानों, कानून के प्रावधानों को
के द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, तब तक कुछ नहीं कर सकता। यानी हम बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन करेंगे वही जो हम चाहेंगे, यहां ना कहेंगे वहां जाके करेंगे। हाँ, बिहार में वही हो रहा। हाँ, और ये कह रहे हैं कि हम जो है हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और अयोग्य नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार उसको होगा। तो यही तो कहा है याचिका, यही तो आई है कि आप कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करो, नागरिकता साबित ही नहीं करनी है। भाई आप नागरिकता की जांच नहीं कर सकते, आपको केवल ये देखना है कि वो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तो मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का उसका अधिकार होगा। और आप इसी का उल्लंघन कर रहे हैं। यही याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आप जो 326 है संविधान का अनुच्छेद, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और इस बात को आप एक तरीके से वहाँ के स्वीकार कर रहे हैं कि आप जाति धर्म भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, और जबकि याचिकाकर्ताओं का आरोप यह है कि आप यही भेदभाव कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे जस्टिस धूलिया कह रहे हैं, क्योंकि ये अनुमान आपके पक्ष में है, लेकिन वे कह रहे हैं कि आप लोगों से अचानक ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है ही नहीं। इस पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि उनमें से कोई भी बिहार का मतदाता नहीं है। इसका आधार क्या है? इसमें इससे पहले कि आप कुछ लोगों का एक वर्ग हो जो लेख लिखते हैं और फिर याचिका दायर करने के लिए आगे आते हैं। यानी योगेंद्र यादव पे सीधा सीधा यह आरोप है कि एक लेख लिखते हैं और फिर याचिका देने के लिए आगे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं नॉन ऑफ देम आर वोटर्स इन बिहार, व्हाट इज द बेसिस? ये साफ साफ पूछा जा रहा, बिफोर यू आर सम सेक्शन ऑफ पीपल हु राइट आर्टिकल्स एंड देन कम फॉरवर्ड टू फाइल अ पिटीशन। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, यानी ये चिढ़ दिखाई दे रही है, चिढ़ है। राकेश द्विवेदी जी अपने क्लाइंट यानी चुनाव आयोग के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं। जितना अभी तक कोर्ट कचहरी की चीज़ों को और ऐसे प्रोसीडिंग को देखा है, जो बात यहाँ कह रहे हैं वो उनके पक्ष में नहीं कह रहे हैं। भाई सामने वाला आर्टिकल लिखता है तो लिखता है, एक जज भी आर्टिकल लिख सकता है, उसमें क्या है? और लिखते ही हैं, और लिखते हैं। जस्टिस गवाई जाके भाषण दे रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत अमेरिका में जाके भाषण दे रहे हैं, जस्टिस उज्जवल भुइयां जो भाषण दे रहे हैं, मौजूदा जज हैं, और कह रहे हैं कि संविधान को कोई जो है छेड़ नहीं सकता और साहसी जज चाहिए, ये कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो भाई आप पाबंदी थोड़ी ना है किसी लेख लिखने पर। तो योगेंद्र यादव अगर लेख लिख रहे हैं तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? चुनाव को चिढ़ क्यों हो रही है? आप तो मिसलीडिंग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट को लेकर के मिसलीडिंग है। तो ये और ये कह रहे हैं, इस पर जस्टिस बागची ने जो मतलब एक तरीके से फटकारा। यहां पर एक बात और कही है, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं मुझे इस पर घोर आपत्ति है, गंभीर आपत्ति है कि कोई आर्टिकल लिखता है फिर आ जाता है यहां याचिका लगा के। और हाल ही में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मामले में अदालत ने ऐसा करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और एडीआर ने एक बार फिर वही किया है। ये एडीआर के लिए कह रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कि ये कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, ये आपके अच्छे बिंदुओं में से एक नहीं है ना? ये आपके जो पॉइंट्स रख रहे हैं उसमें से अच्छा नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। तो चलिए बेहतर बिंदुओं पर चलते हैं। आपकी जो दलील है अच्छे दलीलों में से एक नहीं है, यह दलील यहां पर मान्य नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते, कोई अच्छी दलील दीजिए। यहां पे यहां डांट फटकार लगाते हुए जस्टिस बागची साफ साफ चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कि आप आ गए आर्टिकल पे, किसी ने आर्टिकल लिखा, आप उस आर्टिकल को लेकर यहां पर अपनी दलील देंगे। यहां पे आप वहां की जो SIR जो आप कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। कौन आर्टिकल लिखा, क्या आर्टिकल लिखा, क्यों लिखा, इसको छोड़िए। कोर्ट में बात हो रही है, कानून की बात होनी चाहिए। ये बात यहां कहते हुए अच्छी दलील दीजिए, अच्छे पॉइंट्स रखिए। आप जो पॉइंट रख रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो इसको समझाते हुए आगे बढ़ने की नसीहत देते हुए जस्टिस बागची ने सीधे चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी को यहां फटकार लगाई है और आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी सुनवाई जारी है। आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, अभी आगे जो आता है हम बताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अभी तो जो है राकेश द्विवेदी साहब को जो है वो बताया जा रहा है कि आप जो अपने तर्क यहाँ रख रहे हैं ये आपके इसमें दम नहीं है, और आपको अगर आपत्ति किसी ने लेख लिखा तो ये आपके मतलब तर्क का आधार नहीं है। मुख्य मुद्दे पर आइए, आपके पास जो पॉइंट्स है वो बताइए। और राजीव जी, ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई आदमी लेख लिख रहा है तो वो मुकदमा कायम नहीं कर सकता? साधारण समझ कहती है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग भी नहीं आ सकता, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो है सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये मिसलीडिंग है। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से वक्तव्य जारी कर रहा है, तो चुनाव आयोग फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गया है?
तो जब आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा भी आ सकता है और लेख लिख सकता है। और सवाल एक साहब कि उन्होंने लेख लिखा तो वो मतदाता नहीं है। अरे मतदाता है तभी तो आए हैं। यानी चुनावी ये कहना चाहते हैं चुनाव के वकील साहब कि योगेंद्र यादव के मतदाता नहीं है, या एडीआर के से जुड़े हुए लोग जो वो मतदाता नहीं है। तो ये तर्क नहीं कुतर्क है। और राजीव जी किस तरीके से सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आकर इस तरीके के कुतर्क रखेंगे तो बड़े हास्यास्पद चीज़ें हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का समय भी बर्बाद होगा और अपना तो समय बर्बाद करेंगे ही करेंगे। और एक तरह से कहा जाए तो जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने जो है वो ठीक फटका लगाई कि ये आपके जो तर्क हैं ये तर्कों की तर्क नहीं है, कुतर्क है। हाँ, कुतर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच जो है सुनवाई कर रही है। एक है जस्टिस सुभाष धुलिया और दूसरे हैं जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची। ये दोनों जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल की। और उसमें दोनों जजों की बेंच के सामने अभी तक इधर से यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से 5 वकील अपनी बात रख चुके हैं, जिसमें शंकर नारायणन ने अपनी बात रखी, कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, अभिषेक मनु सिंघवी ने बात रखी, बृंदा ग्रोवर ने अपनी बात रखी और शादाब फरासत ने अपनी बात रखी। ये तमाम वकीलों ने अपनी बात रखी और चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं। राकेश द्विवेदी से सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा झल्लाए हुए, खींचे हुए राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि ये लोग आर्टिकल लिख लेते हैं अखबारों में और फिर दूसरे दिन आ जाते हैं याचिका लगाने। इस पर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पर बात जो है, और सबसे बड़ी चीज की इन चीजों को भी किनारे हम लोग कर दें, जो शुरुआत हुई है वो यही कि 7 करोड़ 90 लाख बिहार के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की सूची आप पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। आपका जो अधिकार है आप उसका रखिए, लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्या यह समय सही है, क्या आपके काम करने का तरीका सही है, क्या आपने जो आप जो नागरिकता सीधे डायरेक्ट रूप से नहीं पूछ रहे लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप यही तय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कर रहे हैं तो ये कार्य क्षेत्र क्या आपका है या ये कार्य क्षेत्र गृह मंत्रालय का है? ये सारे सवाल यहां दागे गए हैं। इन पर कई सारे सवाल पैदा किए गए, उठाए गए हैं। कपिल सिब्बल ने भी सवाल किया। तो ये सारी बातें यहां पे हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन पर लगातार चर्चा जारी है और यहां दलीलें पेश की जा रही हैं। अमलेंदु जी, और दलीलें पेश की जा रही हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, और आइए बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। द्विवेदी ने कहा कि आइए जो पावर में आइए, धारा 21(3 जो है वही सत्ता का स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ पावर है। द्विवेदी का किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं हो सकती कि आप मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने इस पर टोका। इसीलिए सवाल यह है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। अगर ये ऐसी प्रक्रिया है तो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। जब चुनाव नहीं होता आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बिहार में चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं कि बिहार में चुनाव से आप इसको जोड़ रहे हैं। इसी भी तो सवाल उठाए। ये जस्टिस बागची ने उनसे राकेश द्विवेदी साहब से सवाल किया। राजीव जी बिल्कुल बड़ा सवाल है यहाँ पे, और साफ साफ यहाँ जो है वो सवाल दागे जा रहे हैं। राकेश द्विवेदी थोड़ा सा यहाँ फंसे हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार जो है वो उनसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो अदालत की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि भाई आप, एक तो ये आपके तर्क है सब वो लेख लिख कर आएगा, ये तर्क की श्रेणी में नहीं है, आपके अच्छे ये तर्क नहीं हो सकते और ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे बढ़िया अपने पॉइंट्स पर आइए, ये कहा गया। और पॉइंट्स पर आइए तो जब पॉइंट्स पर आए तो उनका कि वो धारा 21(3 जो है वही पावर का स्रोत है, उनका ठीक है। और ये भी कहा कि सर इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि आप मतदाता सूची का मतलब शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं, साफ क्यों कर रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा इसीलिए तो सवाल ये है भाई, सवाल इसीलिए तो है कि आप जो कर रहे हैं वो नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले कर रहे हैं और इसको चुनाव से आप जोड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से। अगर ये होना था तो पूरे देश में स्वतंत्र रूप से ये क्यों नहीं हो सकता जब चुनाव नहीं हो। सवाल ये है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछ लिया है, चुनाव आयोग के वकील साहब से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के वकील साहब से जो बातें पूछी जा रही हैं, राकेश द्विवेदी से बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा रही हैं और यहां पर सुनवाई जारी है। और इसमें अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है लंच का समय हो जाए, क्योंकि 1 बजे लंच का समय होता है, लंच का समय हो जाए। और लेकिन ये सुनवाई जब तक चलती रहेगी, हम आप तक पल पल की रिपोर्ट, वहां कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लंच के बाद भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी लंच की घोषणा नहीं हुई है, ये सुनवाई जारी है। और जो दलीलें पेश की जा रही हैं उन दलीलों को में अभी चुनाव आयोग यहां फंसा हुआ नजर
नजर आ रहा है। आर्टिकल माफी चाहूंगा सेक्शन 21 का जिक्र आया, उसमें भी सेक्शन 21A और B का जिक्र आया है और उसमें भी सब सेक्शन 3 का जिक्र आया। ये सारी बातें यहां पे आई हैं। चुनाव आयोग यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है और साफ साफ यहां पर जो दूसरा पक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष है वो साफ साफ कह रहा है कि आपको आखिर यहां नागरिकता जांच करने का अधिकार किसने दिया? आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं, ये नागरिकता की जांच कर रहे हैं आप, ये बात भी यहां पर सामने आ रही है। तो जो हम लोग अभी तक लगातार बात कर रहे थे अमलेंदु जी, वही बात यहां पर भी कोर्ट रूम में भी चल रही है। कोर्ट रूम में चल रही है राजीव जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो दोनों जज साहब की तरफ से पूछे जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने जब ये कहा कि भाई ये ऐसी प्रक्रिया जिससे क्यों नहीं हो सकती, तो इस पर द्विवेदी साहब जो है, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि किसी को भी बिना नोटिस दिए, बिना सुने किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। तो जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या आप 1960 के नियम 8 का पालन कर रहे हैं? क्या आप इसे 6 महीने में पूरा करने वाले हैं? जो 1960 का जो अधिनियम है, उसका नियम 8 जो है वो ये कहता है कि 6 महीने में आपको इसको पूरा करना है। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग साहब जो है राजीव जी समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग साहब समय मांग रहे हैं कि लंच के बाद इसको सुन लिया जाए। हाँ, तो यहां पे समय चाहिए क्योंकि थोड़ा सा सलाह मशविरा भी तो करना होगा, पूछना होगा। यानी राकेश द्विवेदी साहब जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील यहां खड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील, वो समय मांग रहे हैं कि इसको सुन लिया जाए। तो एक तरफ यहां पर सीधा सीधा चुनाव आयोग के सामने जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग जो है वो समय मांग रहा है और यहां बहुत महत्वपूर्ण जो दलीलें जो हैं वो पेश की जा रही हैं और धुलिया बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। जस्टिस धुलिया और बागची दोनों लगातार सवाल कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे प्रोसेस जो भी हैं, प्रोसीजर जो हैं, उसका पालन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहां पर पूछ रहे हैं कि जस्टिस धुलिया, तो आप उनकी सुनवाई करेंगे? सो यू विल गिव देम अ हियरिंग? क्या आप, जिनका नाम वहां नहीं आया है, उनकी सुनवाई करेंगे क्या आप? ये जस्टिस धुलिया ने पूछा कि चलिए किसी का नाम कट गया, उनकी सुनवाई आप करेंगे? तो यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे मिलॉर्ड। वे कुछ और कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं देगा तो फॉर्म नहीं बनेगा और फिर सुनवाई नहीं होगी। मैं इसका भी जवाब दूंगा। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, यानी याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर फॉर्म नहीं दिया तो उसका कार्ड नहीं बनेगा तो फिर सुनवाई भी नहीं होगी। लेकिन मैं इसका भी जवाब दूंगा, ये कह रहे हैं द्विवेदी साहब, जो वकील हैं द्विवेदी साहब। आगे भी सुनवाई जारी है। अमलेंदु जी, आगे क्या चल रहा है? अभी जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये बताइए, जस्टिस धुलिया ने कहा, मतलब द्विवेदी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और जो नेचुरल जस्टिस है उसका पालन किया जाएगा, उसके सारे सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। तो जस्टिस धुलिया ने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि आपके सुनवाई करेंगे, उन सबकी सुनवाई करेंगे? तो इस पर द्विवेदी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, वे कुछ और कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म नहीं भरेगा व्यक्ति तो फॉर्म उसका नहीं बनेगा, फिर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा, यानी वो कह रहे हैं कि सबकी सुनवाई होगी। अब यही सवाल आ गया था राजीव जी, जस्टिस बागची ने पूछा था कि आप जो है 7 करोड़ में से अगर 3 करोड़ को बाहर कर देते हैं तो क्या सबकी फिर सुनवाई होगी? सबको आप समय देंगे? क्या आप 6 महीने में इसको पूरा कर लेंगे? जो 1960 का जो अधिनियम है, उसकी जो नियम 8 है, तो क्या आप इसको पूरा कर सकते हैं? ये सारे सवाल आप उठ रहे हैं और यहाँ चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये सवालों के जवाब नहीं दिया जा सकते। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको नागरिकता जाँच करनी है, जो याचिकाकर्ताओं का कहना है, और जो आपका अधिकार नहीं है कि नागरिकता को आपको जांच करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है, यह गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है, गृह मंत्रालय तय करेगा। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि भाई मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, तो मैं इसे साबित क्यों करूं? अगर चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे वो साबित कर सकता है कि मैं नागरिक नहीं हूं, तो मुझको बताए कि मैं नागरिक नहीं हूं जी। और इस प्रक्रिया पर सवाल इसलिए उठे कि आप जो कर रहे हैं, आप इसके बाद जो एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जो थी, उनकी जो एंट्री हुई, और उन्होंने यही कहा कि इसके बाद आप नागरिकता न्यायाधिकरण को, आप प्राधिकरण को आप भेज देंगे, मुझको उठाकर आप घोषित कर देंगे और आप मुझको विदेशी घोषित करके वहाँ भेज देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आप ये किया, तो आप उसको मतलब 6 महीने की से ज़्यादा का समय लगेगा इस प्रक्रिया में, तो क्या उसका मताधिकार वंचित हो जाएगा, वो चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा?
तो ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग की अभी तक जो है जितनी भी दलीलें राकेश द्विवेदी साहब ने दी हैं, उनमें इन बातों के जवाब नहीं आए हैं कि क्या मतदान से वंचित जो हो जाएगा तो वो उसका क्या होगा फिर जी, और जी। आपको अधिकार है कि नहीं है, और 1960 के नियम का आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारे जवाब अभी तक राकेश द्विवेदी साहब की तरफ से जो चुनाव आयोग के बिल्कुल, जस्टिस बागची ने बोला, मेरा सवाल यह है कि इस प्रक्रिया को आने वाले चुनाव से क्यों जोड़ा जाए। ये प्रक्रिया आने वाले चुनाव से आप क्यों जोड़ रहे हैं? आने वाला चुनाव नॉर्मल करवाइए ना। तो इस पर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए या बिना सुनवाई के किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। बिना नोटिस दिए या बिना सुनवाई के किसी को भी वोटर कार्ड से हटाया नहीं जाएगा। क्या आप 1960 के नियम 8 का पालन कर रहे हैं? क्या आप 6 महीने में काम पूरा कर लेंगे? जस्टिस बागची ने यह भी सवाल पूछा है कि क्या आप जो 1960 का नियम का जो नियम 5 है, 1908 है, उसका पालन कर रहे हैं? क्या आप काम पूरे 6 महीने में कर लेंगे? ये पूछा है। इसके बाद अब 2 बजे तक के लिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए सुनवाई जो है वो, यानी लंच का समय हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई अभी रोक दी गई है। 2 बजे के बाद फिर, यानी 2 बजे से फिर सुनवाई होगी। और बहुत महत्वपूर्ण, एक बार रिकैप कर देते हैं, हम भी 2 बजे से बैठेंगे, लेकिन रिकैप कर देते हैं आप लोगों को कि यहां पर अभी तक जो कुछ हुआ है अमलेंदु जी, उसमें आज सबसे पहले कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर सुनवाई की है। 11 याचिकाएं लगी हुई हैं वहां पे, 11 याचिकाओं पर सुनवाई, और जिसमें ढेर सारे वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से और दूसरी तरफ से इधर राकेश द्विवेदी जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, और इस पर सुनवाई जारी है। अभी अब राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे सवाल दागे गए हैं इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी, और बहुत सारे सवाल दागे गए दोनों जजों की बेंच की तरफ से भी। लेकिन एक बार आप भी जरा और रिकैप करने की कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड से शुरुआत होती है आज की सुनवाई की। आधार कार्ड को चैलेंज जिसको बनाया गया था, पूरे भारत का एक आधार बेस, आपकी पहचान का, जो सिटीजनशिप की पहचान तो नहीं करता है लेकिन आपकी पहचान जरूर करता है। और मतदाता सूची में जाने के लिए आपको अपनी पहचान ही बतानी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप तय करना हो, लेकिन आप सिटीजन हैं या नहीं हैं यह तय करने का काम गृह मंत्रालय का है। यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का दायरा क्या है, ये सारे सवाल भी यहां रखे गए, सारे सवाल भी पूछे गए। और इसके अलावा चुनाव आयोग की ताकत, शक्तियां क्या क्या हैं। 21 यहां पर जो धारा 21 है उसकी उपधारा 3 का सवाल भी उठा यहां पे। ये सारी बातें राकेश द्विवेदी इधर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलील रख रहे हैं, और अब यह सवाल उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है जस्टिस बागची की तरफ से कि क्या ये आप 1960 का जो नियम है चुनाव करवाने का, उसमें मतदाता पुनरीक्षण का, हाँ, मतदाता पुनरीक्षण का, और उसमें जो समय सीमा दी जाती है कि आप उसका पालन कर रहे हैं, यानी 6 महीने का समय जो मतदाता को दिया जाता है उसका आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इसका। और इस पर उन्होंने हालांकि कहा उन्होंने राकेश द्विवेदी ने कि सबको जो है नोटिस, बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा, और जिसको भी दिया जाएगा उसको समय दिया जाएगा। और इसी पर सवाल उठा था कि जब नवंबर में चुनाव होना है तो फिर समय आप कैसे दे देंगे उसको, प्रक्रिया पूरी होने का, ये सवाल भी उठा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई इसका मतलब आप उसे नवंबर में जो चुनाव होना है उससे आप वंचित कर देंगे, और अगर ये होना ही है, आपको ये करना ही है, पुनरीक्षण करना ही है, तो भाई आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल आया। भाई पूरे देश में स्वतंत्र रूप से ये हो सकता है जब चुनाव ना हो, लेकिन अभी जब बिहार में चुनाव है नवंबर में, तब आप इससे उसको क्यों जोड़ रहे हैं, ये राजीव जी बहुत सवाल आए। और जो गोपाल शंकर नारायण जो थे, आज उन्होंने शुरुआत की इसके बहस की, और शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि बिहार के 7.9 करोड़ लोगों को जो है इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं उनको भी ये फॉर्म भरना होगा, यानी फॉर्म सबको भरना है। ये एक महत्वपूर्ण बात जो थी ये कहा गया। और उनका कहना, उसके बाद शंकर नारायण ने यह भी कहा कि भाई इन्होंने जो है वो एक डिवीज़न भी कर दिया कि भाई जो न्यायपालिका से जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनको इससे बाहर कर दिया। तो ये कि इन्होंने रेखा जो है मतदाताओं में खींच दी, और संविधान जो कहता है कि मतदाता का, हर मतदाता का वोट बराबर है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसलिए हो सकता है इन्होंने किया हो ये कि ताकि ऐसे लोगों के जल्दी से जल्दी पहले इनके जो है वो फाइनल हो जाए, तो बाकी का होता रहेगा। लेकिन इस पर उससे पूछा कि जस्टिस धूलिया ने शंकर नारायण से कि क्या इनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, और वो क्या कुछ गलत कर रहे हैं। उनका कि हाँ, वो जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल।
ये महत्वपूर्ण बात थी और इसको लेकर फिर आगे राजीव जी बहस बढ़ी। बिल्कुल, तो ये बहस अभी जारी है। 2 बजे से, अभी 2 बजे तक के लिए लंच है, 2 बजे से फिर सुनवाई होगी, बेंच बैठेगी, 2 जजों की बेंच बैठेगी और फिर से सुनवाई करेगी। 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। चुनाव आयोग यहां कटघरे में है और चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कितना यहां पर डिफेंड कर पाते हैं अपने मुवक्किल का, वो देखना होगा। लेकिन बहुत गंभीर मसला यहां बिहार के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, और जिस के तहत बिहार के कई लोगों की नागरिकता पर आंच आ गई है और चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल दोनों जजों की बेंच भी पूछ रही है और उसका जवाब किस ढंग से दे पाता है चुनाव आयोग, यह देखना होगा। अभी हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और 2 बजते ही 2 बजे नहीं बल्कि 2 बजने में 5 मिनट कम यानी 1:55 पर फिर आपके साथ हाजिर होंगे हम और सीधे फिर ले चलेंगे कोर्ट रूम और वहां पे सुप्रीम कोर्ट और वहां से सीधा लाइव और जो कुछ चल रहा है, जो दलीलें दी जा रही हैं, उन दलीलों के साथ हम आप तक रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए जो हमारे साथी, और हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट सीधे कोर्ट रूम से आप तक। और इसके पूरे मसले को, इस पूरे तमाम पहलुओं को समझना, टटोलना जरूरी है, इसलिए भी आपका हमारा साथ बहुत जरूरी है। आप सबका इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।